हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम इतिहास विषय पर पहली क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय आगमन। मैं जानता हूँ कि इतिहास पढ़ना बहुत ही कठिन और इसे याद रखना अत्यंत ही दुष्कर है। इतिहास विषय से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। बचपन से ही इतिहास विषय में मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था। जब मैं बचपन में कुछ भी होता था तो मैं उसे समझ लेता था, या कुछ भी बुरा होता था तो मैं कहता था अब तो हास हो गया, इसका मतलब इतिहास, इसका हास हो गया। तो बचपन से ही इतिहास से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। बड़े होते होते इसके साथ मेरा रिश्ता और गहरा होता चला गया। फ्रेंड्स, मैंने इतिहास विषय से एमए किया और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। यूपीएससी में भी मैंने ऑप्शनल इतिहास विषय को ही चुना, किंतु मैं सुनता रहता हूँ कि इतिहास पढ़ना बहुत ही कठिन है, इतिहास बहुत लेंदी होता है, इतिहास जल्दी याद नहीं होता है। ये सब बातें सुनता हूँ तो बहुत दुख होता है। फ्रेंड्स, इतिहास की गलती नहीं है कि वो याद नहीं होता है या वो बहुत लेंदी है। ना ही हमारी ये गलती है कि हमें याद नहीं होता है या कैसे इतिहास पढ़ें। तो अब इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री की 20 क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। इन 20 क्लासेस में पूरा हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। यूरोपीय आगमन, अंग्रेजों का आगमन, कैसे कैसे अंग्रेजों ने भारत पे अपना आधिपत्य जमाया, कैसे उन्होंने सुदृढ़ता स्थापित की, संवैधानिक विकास उनका क्या था, कौन से गवर्नर जनरल थे, कौन से वायसराय थे। इसमें हम वारेन हेस्टिंग्स से लगा करके 1773 से लॉर्ड माउंटबेटन तक जो कुछ भी हुआ थे वो सब पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ हम इस विषय पे ध्यान देंगे कि कैसे हमें इतिहास याद हो। जो सबसे बड़ी समस्या इतिहास की है, हम उसे ही टैकल करेंगे इन 20 क्लासेस में। हम सिर्फ 20 क्लासेस में इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, अपितु पूरी तरह से इसे अपने मन में बिठा करके इसे याद करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीपीएससी का कोई एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो, मॉडर्न हिस्ट्री से आने वाला कोई भी हमारा प्रश्न गलत ना हो। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमारा क्रम क्या होगा पढ़ने का और तरीका क्या होगा पढ़ने का, जिससे हम जल्दी से जल्दी इसे भूलें ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कभी आपने ऐसा देखा है या चलचित्र में हम देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि पति अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाता है, कभी एनिवर्सरी भूल जाता है, किंतु कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे नहीं भूलता है। किसी की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स का बर्थडे नहीं भूलता है, किंतु पति भूल जाता है। यहाँ तक कि शुरुआत में पति भी अपनी पत्नी का बर्थडे नहीं भूलता है। उसे अपनी एनिवर्सरी, हर महीने एनिवर्सरी मनाते हैं ये लोग। यद्यपि एक बैचलर होने के नाते ये सब दृश्य अत्यंत दुखदायी है हमारे लिए, किंतु क्या करें। अब नौकरी पानी है, पढ़ना ही पड़ेगा, ये सब देखना ही पड़ेगा। नौकरी नहीं लगी है तो अभी हम पहले नौकरी पे फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं। तो आते हैं हम अपनी बात पे कि किस तरह से इतिहास को याद रखेंगे। भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी हम भी फ्रेंड्स। तो मित्रों, हमें याद रखना है इतिहास को। तो जब पति अपनी पत्नी का नया नया बर्थडे नहीं भूलता है, किंतु कुछ दिन बाद भूल जाता है, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे नहीं भूलता है,
हम इतिहास क्यों भूल जाते हैं? इसके दो कारण हैं। एक, लैक ऑफ इंटरेस्ट। क्या मित्रों? लैक ऑफ इंटरेस्ट। और जो दूसरा कारण है वह है हम क्रोनोलॉजी से नहीं पढ़ते हैं। कभी एक सेगमेंट उठा के पढ़ लिया, कभी दूसरा उठा के पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया तो कभी कुछ पढ़ लिया। तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्रोनोलॉजी से पढ़ना है। हम क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कभी आपने ध्यान दिया है हम कोई पिक्चर देख रहे होते हैं, कोई चलचित्र देख रहे होते हैं, यद्यपि हम वहां पे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से गए हुए होते हैं, किंतु वह पिक्चर हमारे दिमाग में अनायास ही बैठ जाती है और उसका एक एक सीन हमारे दिमाग में बैठा हुआ होता है। या हमारी जो माताएं बहनें हैं वो अधिकतर डेली सोप्स, जिन्हें हिंदी में शायद धारावाहिक कहते हैं, धारावाहिक देखती हैं और एक एक लाइन उन्हें याद होती है, एक एक कहानी उन्हें याद होती है। तो ऐसा क्यों मित्रों? इतिहास हम रट रट के पढ़ते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, किताबों पे लिख देते हैं, कापियों पे लिख देते हैं, दीवारों पे लिख देते हैं, दिलों पे लिख देते हैं, लेकिन याद नहीं होता है। और वही धारावाहिक, वही चलचित्र मनोरंजन के उद्देश्य से देखते हैं, फिर भी हमारे दिमाग पे उसकी एक प्रति छप जाती है। तो इसका कारण है नरेंद्र मोदी? नहीं, इसका कारण है हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट। हर चीज में मोदी जी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना है, कुछ जिम्मेदारियां हमें अपने ऊपर भी लेनी होंगी। तो पहला क्या हो गया? लैक ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा सीक्वेंस। हम सीक्वेंस से नहीं पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे इन क्लासेस में? सीक्वेंस से पढ़ेंगे और इतिहास को अपने दिमाग में बिठा लेंगे। दिल नहीं लगाना है इतिहास से, दिमाग लगाओ, दिमाग में बैठो, ताकि जब परीक्षा में पेपर देने जाओ, जब परीक्षा देने जाओ, परीक्षा में पेपर देने जाओ तो शायद सेंटेंस गलत हो रहा है, तो जब आप परीक्षा देने जाएं तो इतिहास से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो हम देखते हैं कि हम किस प्रकार पढ़ेंगे इसको ताकि हमें ये याद रहे। तो जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है वो हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पहले भारत में यूरोपियों का आगमन, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। इसके बाद जब अंग्रेजों ने सबको परास्त कर दिया और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया भारतीय समाज पे, एक बार हम ये पूरी स्टोरी एक बार अपने रिमाइंड कर लेते हैं अपने दिमाग में, फिर उसके बाद हम ब्रॉड लेवल पे उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जब इन्होंने भारत पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो धीरे धीरे ये भारत के आंतरिक मामलों में भी हिस्सा लेने लगे। जैसे कई जगह राजस्व वसूल करना और कई दीवानी मामलों में भी इन्होंने हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और एक तरह से बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ। किंतु 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ वह अंग्रेजों के लिए एक ताबूत में ठोकी हुई कील की तरह हो गया। एकदम पक्की नींव उनकी स्थापित हो गई भारत में और वहां पर से यह स्थापित हो गया कि अब अंग्रेज भारत में अत्यधिक मजबूत हो चुके हैं और भारत पर अपना अधिकार करने वाले। बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने धीरे धीरे मैसूर, कर्नाटक में ही मैसूर, हैदराबाद, अवध, धीरे धीरे कई राज्यों पर अपना 1855 तक अवध में इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित करते हुए लगभग पूरे भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उधर मराठाओं पर भी इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। इधर रणजीत सिंह सिंधु नदी तक ये पहुंच गए थे और नीचे तो कर्नाटक तक तो इनका विस्तार था। धीरे धीरे पूरे एक भारत पे इनका आधिपत्य स्थापित हो गया। किंतु जब इनका आधिपत्य स्थापित हुआ तो धीरे धीरे इनके खिलाफ विद्रोह भी शुरू हो गए।
तो पहले जब हम अंग्रेजों का विस्तार पढ़ लेंगे पूरी तरह से, उसके बाद हम विद्रोह को पढ़ेंगे। और ये छोटे छोटे विद्रोह होते होते 1857 तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के क्रांति के रूप में तब्दील हो गए। 1857 की क्रांति यद्यपि भारत को स्वतंत्रता नहीं दिला पाई, किंतु इसने लोगों के मन में भारत की स्वतंत्रता की अलग जगह दी। और यद्यपि यह क्रांति विफल हुई, हालांकि विफल तो नहीं हुई, किंतु उतनी सफल नहीं हुई जितनी इसे सफल होना चाहिए था। तो एक गैप उत्पन्न हो गया। गांधी के 1907 में जो बंगाल का विभाजन होता है, तब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। अभी कल ही 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन था, या शायद 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई। तो वहां से फिर से द्वितीय स्वतंत्रता संघर्ष कह सकते हैं। 1907 से 1857 का गैप जो था, लगभग 50 साल का गैप, यह धार्मिक सुधार आंदोलनों का समय था। अनेक मुस्लिम आंदोलन, हिंदू तथा हिंदू आंदोलन प्रारंभ हुए। तो इस कालखंड को हम भारतीय सुधार आंदोलन के रूप में पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद 1907 में हमारा क्या, स्वदेशी आंदोलन। 1915 में गांधी का आगमन होता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर भारत की स्वतंत्रता। उसी बीच में हम छोटी छोटी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, जैसे भगत सिंह, काकोरी कांड, सैंडर्स हत्याकांड, इन सब को भी धीरे धीरे देखें। फिर हम एक क्लास में पूरा जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय थे उनको पढ़ेंगे। एक क्लास में हम पूरा संवैधानिक विकास देख लेंगे, और एक क्लास में हम महान विभूतियां देखेंगे। तो इस प्रकार जब एक क्रोनोलॉजी हमारे दिमाग में बैठेगी, एक हम क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे चीजों को, फिर हम शायद कभी नहीं भूलेंगे इतिहास को। तो फ्रेंड्स, कल से हम भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस कहानी को एक नहीं 2-3 बार कम से कम आप इसको रिवाइज करिए, 2-3 बार इस क्लास को देखिए, ताकि ये जो कहानी है, ये जो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का एक सिनॉप्सिस है, ये आपके दिमाग में बैठा रहे। जब ये बैठा रहेगा तो हमें पढ़ने में, हमें पढ़ाने में और आपको पढ़ने में अत्यंत आसानी रहेगी, और हमें अच्छे से याद रहेगा। धन्यवाद।